नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा सबको में। आज हम लोग हाई स्कूल का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ेंगे। अब तक हमने पाठ्यक्रम 1 पूरा किया, जिसके अंदर हमने व्यवसाय की प्रकृति तथा क्षेत्र और उद्योग और वाणिज्य के संबंध में बात करी। तो आइए आज हम पाठ्यक्रम 2 शुरू करते हैं, जिसका कि शीर्षक है व्यावसायिक संगठनों के प्रकार। तो व्यावसायिक संगठनों से आशय उन सभी जगहों से है जहाँ पर कि व्यवसाय किया जाता है। तो आपने अपने आसपास देखा होगा, कई प्रकार की दुकानें आपने आसपास देखी होंगी जहाँ पर कि जो विक्रेता होते हैं वो क्रय विक्रय करते हैं। इसी प्रकार से कई सब्जी वाले, कई ठेले वाले, इस प्रकार के लोग भी आपने देखे होंगे। तो आपके दिमाग में आया होगा कि भी इस कारोबार को कौन चलाता है, इस व्यवसाय को कौन चलाता है, इसका मालिक कौन है। तो और इस जो ये व्यवसाय हो रहा है, इसका दिन प्रतिदिन का जो अरेंजमेंट है, जो प्रबंध है, वो कौन कर रहा है। तो कहीं पर तो आप देखेंगे कि जो व्यवसाय है वो एक ही व्यक्ति चला रहा है, कहीं पर कुछ लोग मिलकर उस व्यवसाय को चला रहे होते हैं, और कहीं पर जो एक दूसरा स्वरूप है वो संयुक्त हिंदू परिवार के रूप में है, जिसमें कि जो परिवार होता है, हिंदू परिवार, उसको पूर्वजों से मिली कुछ संपत्ति होती है। तो इस प्रकार से ये कुछ व्यवसायिक संगठनों के प्रकार हैं, जिसको कि हम आज समझेंगे। इनमें से 3 प्रकार हम आज समझेंगे। तो आइए पहले जानते हैं कि किस किस प्रकार के व्यवसायिक संगठन पाए जाते हैं। सबसे पहला है एकल स्वामित्व, जिसमें कि एक ही आदमी का पूरा मालिकाना हक होता है, या एक ही आदमी उसका मालिक होता है। साझेदारी, जिसमें कि 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर व्यवसाय चलाते हैं। इसके बाद है हिंदू अविभाजित परिवार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हिंदू धर्म के लोगों के लिए है, और इसमें परिवार के पास पूर्वजों से मिली कुछ संपत्ति होती है, और जिसके आधार पर कि सभी जो परिवार के सदस्य हैं वो संयुक्त रूप से व्यवसाय चलाते हैं। इसी प्रकार से सहकारी समितियां होती हैं और संयुक्त पूंजी कंपनियां होती हैं। तो ये जो 2 लास्ट के हैं, इनको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जो पार्ट है आज, वो उसका जो शीर्षक है वो है एकल स्वामित्व, साझेदारी तथा हिंदू अविभाजित परिवार। तो सबसे पहले जानते हैं एकल स्वामित्व का अर्थ क्या होता है। तो एकल स्वामित्व से जैसे आप समझ पा रहे होंगे, एक ही व्यक्ति स्वामी होता है इस व्यवसाय का, और व्यवसाय से संबंधित सभी कार्यकलापों का प्रबंधन और नियंत्रण उसी के हाथ में होता है। मतलब जो सारे डिसीजन, जो सारे निर्णय होते हैं, किस प्रकार से जो प्रबंध है वो करना है, और ये सारे के सारे जो निर्णय लिए जाते हैं वो एक ही व्यक्ति के द्वारा लिए जाते हैं, जो कि उस व्यवसाय का स्वामी होता है। आपकी पुस्तक में भी चित्र दिखाया गया है। और जो ये स्वामी होता है, जो इस बिजनेस का स्वामी होता है, उसको एकल स्वामी या एकल व्यवसायी कहा जाता है। इसके पश्चात है एकल स्वामित्व की विशेषताएं। तो आइए जानते हैं कि एकल स्वामित्व की क्या क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से हम देख सकते हैं एकल स्वामित्व को। सबसे पहली जो विशेषता है वो है स्थापना में सरल। तो ये सबसे सरलतम व्यवसाय है स्थापित करने के लिए। इसमें कोई लीगल या कोई कानूनी दिक्कत नहीं आती है, और सीधे सीधे आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई आदमी कोई व्यवसाय करे तो उसको स्थापना में सरल होना चाहिए, मतलब जल्दी से स्टार्ट हो जाना चाहिए, या उसमें ज़्यादा जो कानूनी वो हैं औपचारिकताएं वो न्यूनतम होनी चाहिए। तो एकल स्वामित्व की स्थापना सरल होती है। ये भी जो अभी चित्र देख रहे हैं, ये भी एक एकल स्वामित्व वाला ही व्यवसाय है। तो एकल स्वामित्व की विशेषता एक विशेषता एकल स्वामित्व भी है, मतलब एक ही आदमी का स्वामित्व होता है और वही सारे जोखिम उठाता है, मतलब सारा रिस्क उसी का है और सारा जो लाभ है वो भी उसी का है। लाभ हानि में कोई भागीदार नहीं होता है। लाभ हानि में उसके अलावा जो एकल स्वामी है उसके अलावा कोई भागीदार नहीं होता है। सारा लाभ उसका है और सारी हानि उसी की है। एक ही व्यक्ति की पूंजी इसमें निवेशित होती है, अर्थात एक ही व्यक्ति सारा पैसा इसके अंदर लगाता है, और आवश्यकता पड़ने पर वह व्यक्ति अपने रिश्तेदारों से या फिर बैंकों से ऋण लेकर वो पूंजी भी व्यवसाय में लगा सकता है। एक ही व्यक्ति का नियंत्रण होता है, जैसे हमने भी कई बार बोला आपको कि एक ही व्यक्ति का इसमें नियंत्रण होता है। एक ही व्यक्ति इस पूरे जो व्यवसाय है इसको कंट्रोल करता है।
और सबसे जो लास्ट विशेषता है वो है असीमित देनदारी। असीमित देनदारी से अर्थ क्या है? असीमित देनदारी से अर्थ है कि अगर किसी कारणवश आपका जो बिजनेस है वो फेल हो जाता है तो आपको आपकी निजी संपत्ति से भी बेचकर जो कर्जदार हैं उनका जो कर्जा है वो चुकाना पड़ेगा, जिनसे कि आपने पैसा लिया होगा अपने व्यवसाय को शुरू करते समय। तो इस प्रकार से ये इसकी कुछ विशेषताएं हो गई। आइए अब जानते हैं एकल स्वामित्व के लाभ क्या होते हैं। सबसे पहला लाभ है, जो हमने बात भी की थी, स्थापित करने और समाप्त करने में सरल होता है। इसको इजीली स्टार्ट किया जा सकता है और इजीली क्लोज किया जा सकता है। अधिक लाभ के लिए प्रेरित करना, ये होता क्या है, क्योंकि इसमें एक ही आदमी होता है, उसी को ही सारा अरेंजमेंट करना है, तो वो जितना अधिक उसके अंदर मेहनत करेगा उतना लाभ उसको होगा, उतना उसका व्यवसाय चलेगा। तो ये व्यक्ति को अधिक लाभ के लिए मोटिवेट करता है, ये जो प्रकार है। इसी प्रकार से अब हमें पता है कि इसमें निर्णय केवल एक ही व्यक्ति लेता है, तो वो उसको निर्णय लेने में शीघ्रता वो करता है और उसी निर्णय के आधार पर उचित कार्रवाई भी करता है। तो इस प्रकार से जो उसका व्यवसाय है उसमें शीघ्र निर्णय लेके अधिक अच्छी तरीके से कार्रवाई करके वो बिजनेस को बढ़ाता है, व्यवसाय को बढ़ाता है और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करता है। अगला है उत्तम नियंत्रण। तो जैसे हमें पता है कि इसमें एक ही व्यक्ति का नियंत्रण होता है, तो वो सही प्रकार से, क्योंकि किसी के साथ कोई विवाद नहीं होता है, तो नियंत्रण करने में ये आसान होता है। व्यापार की गोपनीयता को संजो कर रखता है। गोपनीयता से मतलब है कि कोई ऐसा आपको सीक्रेट है, आपका कोई ऐसा आप चीज है जो कि आप लोगों को नहीं बताना चाहते हैं, तो अगर केवल एक ही व्यक्ति का स्वामित्व है तो उसको किसी के साथ उस जो गोपनीय बात है उसको बांटने की जरूरत नहीं है, तो वो आसानी से उसको संजो कर रख सकता है और इस प्रकार से अपना व्यवसाय से लाभ प्राप्त कर सकता है। अगला जो सबसे एक और जो उसका लाभ है वो है घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध। तो जो एकल स्वामी होता है वो क्योंकि अकेले ही सारे डीलिंग करता है, सभी चीजों की बात करता है, सभी लोगों से बात करता है, ग्राहकों से, अपने कर्मचारियों से, तो उसके पास बहुत बड़ा एक अवसर होता है कि वो उनके साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध बना सकता है और उसकी माध्यम से उनकी जो फीडबैक है या जो उनके उसके बारे में आपके जो उत्पाद या जो सेवाएं हैं उनके बारे में उनकी जानकारी लेकर कि उनको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, वो निर्णय लेकर अधिक आसानी से कार्य कर सकता है और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकता है। इसके पश्चात है स्वरोजगार देना। तो जैसा कि पता है कि अगर कोई एक एकल स्वामी है वो अपना बिजनेस चलाता है तो एक तो वो अपने आप को खुद रोजगार दे ही रहा है, इसके अतिरिक्त वो कई सारे लोगों को अपने दुकान में या अपने प्रतिष्ठान में नौकरी देकर उनको भी रोजगार प्रदान करता है और देश की एक तरीके से सहायता करता है। इसके पश्चात है एकल स्वामित्व की सीमाएं। ये सब तो थी अभी तक कि क्या लाभ थे, अब कुछ जो सीमाएं हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो एकल स्वामित्व की क्या सीमाएं होती हैं? सबसे पहली जो सीमा है वो है सीमित पूंजी। इसमें पूंजी सीमित मात्रा में होती है क्योंकि एक व्यक्ति है, एक अकेला ही आदमी उसके अंदर पैसा लगा रहा है। इसके पश्चात है निरंतरता का अभाव। तो निरंतरता का अभाव का से मतलब है कि अगर अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो उसका मालिक है तो बिजनेस खत्म हो जाएगा, या फिर वो चाहे तो वो अगर खुद अगर बंद करना चाहेगा तो भी बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो एकल स्वामित्व वाला जो व्यवसाय है, उस जो व्यवसायिक संगठन है उसका जो अस्तित्व है पूरी तरीके से अपने स्वामी पर या जो स्वामी है जो उसको चला रहा है, जो उसका मालिक है, उसके जीवन पर निर्भर करता है। इसके पश्चात है सीमित आकार। अब क्योंकि वो पूंजी की व्यवस्था सीमित हो पाती है तो इसी प्रकार से कई सारे और कार्य होते हैं जो कि एक ही व्यक्ति के हाथ में होने के कारण अच्छी तरीके से संपादित नहीं हो पाते हैं और उसको जो व्यवसाय का आकार है वो ज्यादा बड़ा नहीं पाता है। तो इस प्रकार से जो एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय है वो एक सीमित आकार में ही रह जाता है क्योंकि उसको हर चीज की देखभाल करना और हर चीज का प्रबंध करना संभव नहीं होता है एक व्यक्ति को। तो इस प्रकार से जो अंतिम जो सीमा है वो है प्रबंधन संबंधी विशेषज्ञता का अभाव। मतलब क्योंकि एक ही व्यक्ति का स्वामित्व है तो और उसी को सब अरेंजमेंट करना है, तो ये जरूरी नहीं कि वो हर चीज में विशेषज्ञ हो सकता है कि वो उत्पादन में विशेषज्ञ हो लेकिन वो विपणन में विशेषज्ञ ना हो, मतलब वो माल को बांटने में विशेषज्ञ ना हो। तो इस प्रकार से कुछ सीमाएं हैं जो एकल स्वामित्व पर लागू होती हैं।
तो ये जो सारी सीमाएं हैं, इनको इनमें से कुछ सीमाओं को दूर करने के लिए साझेदारी जो व्यवसाय है, व्यवसायिक संगठन है, वो धीरे धीरे उसका उद्भव हुआ। लोगों ने मिलकर काम करना शुरू किया। तो जो साझेदारी का जो अर्थ है वो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध। पारस्परिक संबंध तो दो व्यक्तियों के बीच में आपस में जो संबंध होगा उसकी मदद से वो लोग मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से एक व्यवसायिक उद्यम का गठन करेंगे और उस उद्यम का जो प्रकार होगा वो साझेदारी होगा, क्योंकि दो या दो से अधिक लोग मिलकर बना रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से साझेदारी होती है। हर जो पार्टनर होता है, हर जो साझेदार है, उसकी व्यक्तिगत रूप से साझेदारी उस व्यवसाय में होती है। और सामूहिक रूप से जो वो साझेदारी है वो एक फर्म के रूप में बनती है, वो एक फर्म के रूप में सामने आती है। फर्म, तो जो फर्म का नाम होता है वो सुल्तान एंड कंपनी, रामलाल एंड कंपनी, इस टाइप के नाम हो सकते हैं जो साझेदारी वाली कंपनियां होती हैं, जो साझेदारी वाली फर्म होती हैं। इसके पश्चात है जो साझेदारी है वो उसके लिए एक कानून है, उस कानून के अंतर्गत वो कार्य करती है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 एक कानून है भारत का, जिसके अंतर्गत की साझेदारी ऑपरेट करती है या संचालित होती है। इसकी जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है, इसकी धारा 4 के अनुसार साझेदारी को बता रखा है। साझेदारी क्या होती है? साझेदारी उन व्यक्तियों का आपसी संबंध है। कैसा संबंध है? आपसी संबंध है, जो उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से किसी एक साझेदार द्वारा संचालित व्यवसाय का लाभ आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। तो लाभ का बंटवारा होता है आपस में। अब लाभ का बंटवारा किस प्रकार से होता है ये भी हम आगे जानेंगे। तो अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं व्यवसायिक संगठन के रूप में? साझेदारी स्वरूप की विशेषताएं, पहली विशेषता है दो या अधिक सदस्य। तो जैसे हमने भी पढ़ा, जो ये व्यवसाय है इसको करने के लिए दो या दो से अधिक सदस्यों की आवश्यकता होती है। अब हमने पता कर लिया मिनिमम 2 लोग होने चाहिए कम से कम, लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिकतम 10 हो सकते हैं अगर वो बैंकिंग व्यवसाय चला रहे हैं। बैंकिंग मतलब पैसे का लेन देन कर रहे हैं, तो ये बैंकिंग के केस में है 10। और अगर नॉर्मल बिजनेस वो चला रहे हैं, सामान्य व्यवसाय चला रहे हैं, तो 20 होते हैं। ये मैक्सिमम है, मतलब अधिकतम इतने लोग शामिल हो सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। 10 है बैंकिंग के जो बैंकिंग व्यवसाय चला रहे हैं, और 20 है जब वो नॉर्मल व्यवसाय चला रहे हैं, साधारण व्यवसाय चला रहे हैं। तो 20 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते भागीदारी में, और 10 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते ऐसी भागीदारी में जो कि बैंकिंग व्यवसाय से जुड़ी हुई है। इसके पश्चात है अनुबंध। अब अनुबंध क्या होता है? अनुबंध एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जो कि दो या दो से अधिक लोग जब साझेदारी के लिए सोचते हैं तो एक अनुबंध करते हैं। उस अनुबंध में सारी शर्तें लिखी होती हैं कि किस प्रकार से हम इस व्यवसाय का संचालन करेंगे और किस प्रकार से लाभ और हानि का बंटवारा आपस में होगा। तो आइए अनुबंध के बारे में जान लेते हैं। तो अनुबंध की क्या विशेषताएं हैं? अनुबंध के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? प्रत्येक साझेदार द्वारा विनियोग की जाने वाली पूंजी की राशि उसमें लिखी होती है, कितनी पैसा वो लगा रहा है इसकी जानकारी होती है, लाभ हानि के बंटवारे का अनुपात होता है, 1:2 में बंटना है, 1 या फिर आधा आधा बंटना है, 1:1 में बंटना है, किस प्रकार से बंटना है, ये सब चीजें होती हैं। साझेदार को दिए जाने वाला वेतन, अगर आप किसी साझेदार को वेतन देने वाले हैं तो उसका भी विवरण इसमें होता है। व्यवसाय की अवधि इसमें लिखी जाती है कि कितने साल तक आप इस व्यवसाय को चलाएंगे। फर्म तथा साझेदारों के नाम और पते लिखे होते हैं। इसके पश्चात है प्रत्येक साझेदार के अधिकार और कर्तव्य लिखे होते हैं कि क्या साझेदार के अधिकार हैं और क्या उसके कर्तव्य हैं। और व्यवसाय का स्वरूप और स्थान लिखा जाता है कि किस प्रकार का व्यवसाय आप करने वाले हैं और किस जगह पर करने वाले हैं। व्यवसाय के संचालन के लिए अगर और भी कोई शर्त है, ऐसी शर्त है जो जरूरी हो, तो वो भी इसके अंदर लिखी जाती है। अब हम आगे देखते हैं। तो जो एक और जो विशेषता है वो है वैध व्यवसाय, मतलब जो व्यवसाय वो लोग करेंगे वो वैध होना चाहिए, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो इलीगल हो या अवैध हो। इसके पश्चात है लाभ का विभाजन। तो लाभ के विभाजन के लिए हमने देखा कि किसी एक निश्चित अनुपात में लाभ का विभाजन उनके मध्य किया जाएगा।
उसके आधार पर ही उनके बीच में लाभ का बंटवारा होगा। अगर कोई समझौता नहीं हुआ है, कोई अनुबंध नहीं हुआ है, तो लाभ का बंटवारा बराबर बराबर होगा। ये भी एक शर्त है। अगला है असीमित देनदारी। इसका भी मतलब वही है जो एकल स्वामित्व के केस में था। इसमें सभी जो जो साझेदार होते हैं उनकी असीमित देनदारी होती है। अगर व्यवसाय में घाटा होता है या व्यवसाय किसी कारण बंद करना पड़ता है, तो जितने भी जो देनदार हैं, जो लेनदार हैं, मतलब जो जिन्होंने आपको पैसा दे रखा है, उनका पैसे के भुगतान के लिए जो साझेदार हैं उनकी निजी संपत्ति भी बेचनी पड़ सकती है। तो असीमित देनदारी इसमें होती है। अगला है स्वैच्छिक पंजीकरण। स्वैच्छिक पंजीकरण से मतलब है कि इसको जरूरी नहीं कि आप इसका पंजीकरण कराएं ही कराएं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप इसका पंजीकरण कराना चाहें तो कराएं और नहीं कराना चाहें तो ना कराएं। लेकिन ये मतलब कुल मिला के स्वयं की इच्छा पर निर्भर है। लेकिन अगर आप पंजीकरण नहीं कराएंगे तो कुछ चीजें हैं जो आपको प्राप्त, कुछ लाभ हैं जो प्राप्त नहीं होंगे। जैसे आपके अगर फर्म किसी पे दावा करती है तो उसके निपटारे के लिए दूसरी पार्टी के विरुद्ध आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। अगला, अगर साझेदारों के बीच में कोई विवाद हो जाए तो उसके समाधान के लिए आप न्यायालय में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपने पंजीकरण नहीं करा रखा है। ये पंजीकरण सरकार में कराना होता है। सरकार के पास एक पंजीकरण वाली संस्था होती है जो कि पंजीकरण करती है, इसको रजिस्ट्रार बोलते हैं, वो रजिस्ट्रेशन करती है। आपकी फर्म अगर, जो आपके फर्म का अगर किसी को बकाया है या किसी को भुगतान करना है तो उसके मामले में भी आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अगला जो इसका विशेषता है वो है स्वामी एजेंट संबंध। इसका मतलब क्या है कि जो सारे साझेदार होते हैं वो स्वामी एजेंट का उनके बीच में संबंध होता है। स्वामी एजेंट से मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक साझेदार अगर कहीं पर किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई बिजनेस की डील करता है, कोई सौदा करता है, तो वो जब सौदा कर रहा होता है तो एक तरह से वो उस फर्म के एजेंट की तरह से कार्य कर रहा होता है, और जो बाकी के साझेदार हैं वो स्वामी की तरह होते हैं। तो यही बात अगर कोई दूसरा साझेदार करेगा तो वहां पर भी लागू होगी। तो उनके बीच में एक स्वामी और एजेंट का संबंध होता है। इसके पश्चात है व्यापार की निरंतरता। तो व्यापार की निरंतरता के संबंध में ये है कि इस फर्म का अंत कब हो सकता है, ये इससे संबंधित है। तो साझेदारी फर्म के अगर किसी साझेदार, कोई भी साझेदार अगर एक मरता है, पागल होता है या दिवालिया होता है अगर एक भी, तो फर्म का अंत हो जाता है, फर्म समाप्त हो जाती है। और इसके अलावा जब साझेदार चाहें तो अपनी सहमति से भी जो ये व्यवसाय है जो ये साझेदारी है इसका अंत कर सकते हैं। तो अब हम आगे जानते हैं साझेदारी व्यवसाय के लाभ। अब साझेदारी व्यवसाय के लाभ क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो लाभ है, ये भी एकल स्वामित्व की तरह ही सरल है स्थापना में। इसकी भी स्थापना बहुत सरल हो, इसको भी करने के लिए बहुत ज़्यादा कानूनी जो कार्रवाइयाँ हैं, औपचारिकताएं हैं, वो नहीं निपटानी पड़ती हैं। अगर आप चाहें तो बिना रजिस्ट्रेशन के या बिना पंजीकरण के भी उसको चालू कर सकते हैं या शुरुआत उसकी कर सकते हैं। अगला है अधिक संसाधनों की उपलब्धता। मतलब इसमें जो एकल स्वामित्व था उसके तुलना में अधिक संसाधनों की उपलब्धता होती है, क्योंकि दो या दो से अधिक लोग मिलकर अपनी पूंजी या अपने संसाधन का निवेश करते हैं। संतुलित निर्णय। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि आपस में जो चर्चा होती है, आप साझेदार आपस में जो व्यवसाय के निर्णय होते हैं सब मिलजुल कर और सब मिल बैठकर बात कर लेते हैं, तो संतुलित निर्णय सामने आते हैं। क्यों? क्योंकि निर्णय में कोई जल्दीबाजी नहीं होती और बिना सोचे समझे निर्णयों की गुंजाइश कम होती है। किसके कम तुलना में? जो आपने अभी देखा एकल स्वामित्व, उसकी तुलना में। और अगला है हानियों का विभाजन। इसमें सबसे बड़ा एक लाभ ये है कि अगर कोई हानि होगी तो सारे साझेदार उसको मिलकर उठाएंगे। तो इस प्रकार से हानियों का विभाजन सभी साझेदारों के मध्य हो जाता है आसानी से। मान लीजिए 12,000 रुपये की हानि हुई और 3 साझेदार हैं, तो हर एक को केवल 4,000 रुपये की हानि का सामना करना पड़ेगा या हानि की पूर्ति करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से अगला है साझेदारी व्यवसाय की सीमाएं। अब जैसे एकल स्वामित्व की कुछ सीमाएं थी, इसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। सबसे पहली जो सीमा है वो है असीमित देनदारी। तो होता क्या है कि
कि जो हमने भी पढ़ा कि असीमित देनदारी होती है, तो ये भी इसकी एक सीमा है। इसमें क्या है, इसमें कुछ कई सारे लोग आपस में साझेदारी करना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको एक डर होता है कि इसमें भी जैसे एकल स्वामित्व में असीमित देनदारी थी, वैसे ही इसमें भी असीमित देनदारी है, तो ये भी इसकी एक सीमा की तरह कार्य करती है। अगला है अनिश्चित अस्तित्व। अब इसका अस्तित्व आपने हमने पढ़ा भी कि ये कभी भी बंद हो सकता है। मतलब अगर एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है या फिर वो पागल हो जाता है या दिवालिया हो जाता है, तो जो फर्म है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और इसके अतिरिक्त अगर एक भी साझेदार अगर चाहे और वो असंतुष्ट हो जाए, तो वो एक नोटिस देकर इसको समाप्त कर सकता है। तो ये भी इसकी एक सीमा है। इसके पश्चात है सीमित पूंजी। इसमें भी मतलब जो एकल स्वामित्व था उससे तो कुछ अधिक पूंजी होती है, लेकिन बहुत अधिक पूंजी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि साझेदारों की संख्या असीमित नहीं है। साझेदार अधिकतम 20 हो सकते हैं, वो भी एक नॉर्मल जो सामान्य बिजनेस है उसके केस में। तो इसलिए वो 20 ही लोग मिलकर पूंजी जुटा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी पूंजी भी सीमित होती है। और जो सबसे लास्ट है वो है शेयरों का हस्तांतरण नहीं होता है। अब शेयर क्या होता है? शेयर बोलते हैं हिस्से को। तो जो जैसे 4 साझेदार हैं, तो अगर उनमें से एक साझेदार चाहे कि वो जो अपना हिस्सा है, चौथाई का जो हिस्सा है, 1/4 का, उसको किसी और को हस्तांतरित करना चाहे, तो ये संभव नहीं है। उस साझेदार को सबसे पहले अन्य साझेदारों की, जो अन्य 3 साझेदार हैं, उनकी सहमति लेनी होगी। अगर वो लोग सहमत होंगे तब तो वो अपने शेयर को हस्तांतरित कर सकता है, अन्यथा की अवस्था में वो उसको हस्तांतरित नहीं कर सकता है। तो अब ऐसे में होता क्या है कि अगर कोई आदमी अलग होना चाहता है बिजनेस से, तो वो अलग नहीं हो पाता है। और कुल मिला के उसको इतना आसान नहीं होता कि वो अपने शेयर को किसी दूसरे को हस्तांतरित कर दे, कुछ पैसे के बदले में अपने शेयर को बेच दे। तो ये भी इसकी एक सीमा की तरह कार्य करता है। तो धन्यवाद। आज हमने इन 2 व्यावसायिक संगठनों के प्रकार के बारे में पढ़ा। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें सीमित दायित्व साझेदारी एक नए प्रकार की साझेदारी है, इसके बारे में पढ़ेंगे और साथ में हिंदू अविभाजित परिवार के बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। आप लोग को अगर कोई भी इसमें कुछ सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमारे इस चैनल के बारे में अपने मित्रों को बताइए, और जो लोग दूसरे लोग सुन रहे हो वो लोग भी ऐसे लोगों को बताएं जिनको कि इसकी आवश्यकता हो। धन्यवाद।